इन माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हाँ बिल्कुल, आप सभी का यहाँ पर स्पेशली स्वागत है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है अपने राजस्थान के सामान्य ज्ञान को लेकर। ठीक है ना, ये राजस्थान के अपने जीके की क्लास है, राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान को लेकर, क्योंकि ये प्री बीएसटीसी के लिए है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही जगह पे आए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए वो हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करनी है। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके इस सफ़र में समस्याएं भी आएगी, ठीक है ना, चुनौतियां भी आएगी और संघर्ष भी होगा। तो इस संघर्ष में वही जीतेगा, इस जिंदगी के संघर्ष में वही जीतेगा जो अंत तक दौड़ेगा, यानी कंटिन्यूटी प्रयास करना होगा। तो बिल्कुल जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ, ए जिंदगी तेरे ठोकरों से निखरा भी हूँ। तो अगर आप मान लीजिए मेहनत करें और कभी असफल होना असल लाजम नहीं होता, लाइफ में संघर्ष है, बट ठोकर लगने के बाद भी अगर आप खड़े होकर सवरे हैं, निकरे हैं, तो सफल अवश्य होंगे। बस यही कहता हूँ कि लाइफ की इस दौड़ में कंटिन्यूटी रहिए और वही सफल होता है जो ज़िंदगी के इस दौड़ में लगातार परिश्रम करता है। तो वेलकम डियर, आप सभी का स्वागत है आज की खास इंपॉर्टेंट क्लास के अंतर्गत। और आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। आपके सामने जो टॉपिक है वो है प्रमुख रीति रिवाज। और हाँ बिल्कुल आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रीति रिवाज का टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, थोड़ा सेटअप करना था। ओके, अब स्टार्टिंग करते हैं। तो जस्ट ऑफ ऑल, हाँ बिल्कुल विक्रम जी आपका स्वागत है आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास में। तो देखिए वैसे तो हम बताएं कि राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, रीति रिवाजों को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर प्रथा और वेशभूषा। तो राजस्थान के जो रीति रिवाज है, अलग अलग रीति रिवाज है, अनोखे, क्योंकि हमारा राजस्थान रंगीला राजस्थान है। तो इनकी रंगीला होने का रीजन है, मतलब काफ़ी विभिन्नता है, काफ़ी यूनिक और विशेषता अपने राजस्थान के अंदर दिखती है। तो सबसे पहले हम बात करें रीति रिवाज के अंदर, तो आपको पता होगा 16 संस्कार, ये 16 संस्कार हैं वो वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझा है, ये अपने एग्जाम के अंतर्गत इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार आता है, ठीक है ना। ये मोस्ट मान लीजिएगा कि 16 संस्कार, इसमें 16 तरह के संस्कार होते हैं। व्यक्ति के जीवन के शुरू से, जीवन के पूर्व से लेकर जीवन के समाप्ति तक के ये सफ़र हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने कोई छोटा मोटा एग्जाम दिया है तो आपको श्योरिटी पता होगा कि राजस्थान के रीति रिवाज हर एक एग्जाम में उठा के आ जाते हैं। स्पेशली 16 संस्कार में से मैंने आपके सामने जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो आपके हर बार एग्जाम में हैं। बिल्कुल किरण जी वेलकम, रेखा जी वेलकम, एंड बिल्कुल आपका स्वागत है। बिल्कुल हाँ, ये रीति रिवाज की क्लास चल रही है। किरण जी आपने कहा था रीति रिवाज की क्लास लाइए, तो बिल्कुल आज की क्लास आप सबके लिए है। तो देखिए 16 संस्कार में हम सभी संस्कार नहीं लिखेंगे, मैंने वो संस्कार आपके सामने रखे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल रेखा जी आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त, जुलाई एंड अगस्त में आएगा। तो देखिए जो पहला संस्कार होता है, एग्जाम में आ सकता है कि 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा होता है, तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान। कौन सा होता है, गर्भाधान। ये शुरुआत स्टेज होता है, यानी अगर देखें तो गर्भाधान से पूर्व उचित काल, यानी जिस प्रकार यहाँ पर हम कहें कि जिस प्रकार एक पुरुष के द्वारा स्त्री से जो संबंध होते हैं और जिस प्रकार से एक गतिविधि क्रिया होती है, यानी समय उचित प्रक्रिया होती है, और उसके साथ साथ उसकी जो धार्मिक क्रिया होती है वही गर्भाधान कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाधान कहलाता है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा डीपली बताऊं तो ये शुरुआत है जहाँ से गर्भ धारण की अवस्था होती है, उससे पहले की ये व्यवस्था होती है, ठीक है, गर्भाधान। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा जो रीति रिवाज है वो ध्यान रखिएगा, वो है सीमांतोनियन। सीमांतोनियन, देखिए सीमांतोनियन संस्कार के बारे में आपको पता होगा कि गर्भवती जो स्त्री होती है, ठीक है ना, उस गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी होते हैं ना कि भाई कोई नजर लगना या मतलब किसी तरह के काफी होते हैं आपके, अगर देखे होंगे आसपास, तो इस अमंगलकारी
शक्तियों से बचाने के लिए, क्योंकि गर्भवती और उसमें पल रहे इस शिशु की रक्षा के लिए ये एक संस्कार किया जाता है और इस संस्कार को कहते हैं सीमांतोनियन संस्कार। ओके, ध्यान रखिएगा डियर। नेक्स्ट बात करें सूडाकर्म, ध्यान रखिएगा सूडाकर्म संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिशु के 1 वर्ष होने या 3 वर्ष का जब होता है तो पहली बार इसके बालों को काटा जाता है, मतलब मुंडन किया जाता है, तो इसे जुडला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडला भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैं बात करें तो अब ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको मोस्ट कर लीजिएगा, ये आप इसको मोस्ट कर लीजिएगा, ये काफी बार अपने एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि उपनयन संस्कार क्या है। ये अगर उपनयन संस्कार की अगर मैं आपको बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में जो है इसका ज्यादा ट्रेंड होता है, चलन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो, शिक्षा हेतु गुरु के पास जब बालक जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चा कहा जाता है गुरु के पास, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वो प्रवेश करता है तो इसे कहते हैं उपनयन संस्कार। क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। और इसे काफी बार यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सर अपनी लैंग्वेज में जडोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अपनी वैसे थोड़ा मारवाड़ी करते हैं तो अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आएगा। ये आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको एज अपने देसी लैंग्वेज में भी बताऊं, चलो ठीक है, हम वो भी ट्राई करते हैं, आपको टॉपिक अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जस्टली बात करें, ये वाला तो आप समझ में आ गया, मुंडन करवाना। जब बच्चा शुरुआती 1 साल का होता है तो इसका मुंडन जो किया जाता है वो जो अपना संस्कारों में जो प्रमुख होता है, ठीक है ना। 16 संस्कारों में जो एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, वह मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे बात करें, यज्ञोपवीत संस्कार को हम उपनयन संस्कार कहते हैं और इसके आगे मैंने मोस्ट रखा है, यानी ये मोस्ट है, एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं उठ के आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करें केशांत या गोदान। केशांत या गोदान मतलब आपको पता है कि जब बच्चे जो ब्रह्मचर्य यानी गुरु के पास जाते तो उसका शिक्षा का कार्यक्रम जो पूर्ण होता है, ठीक है ना, तो उस ब्रह्मचर्य से जब वो निकलता है तो उसे मुंडन किया जाता है, यानी टकला किया जाता है, गंजा किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो ब्रह्मचर्य का उसका जो वर्थ है वो 16 वर्ष की आयु में, यानी क्या होता है कि 16 वर्ष जो होता है उस आयु में उसे ब्रह्मचर्य की अवस्था में जब उसके बाल कटवाए जाते हैं। और लास्ट में आता सीमावर्तन, ये हो गया शिक्षा प्राप्त। तो शिक्षा प्राप्त होने के बाद जब गुरु को दक्षिणा दी जाती है और उसे शिक्षा प्राप्ति के बाद में जो उसके लिए संस्कार किए जाते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल सर हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास लगो। हाँ डियर, आपके बीएसटीसी की सभी क्लासें लगेगी, बिल्कुल जस्ट वॉच एंड वेट इट, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको ये जो समझाए हैं इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारा आपसे यही एक बहुत बड़ो सन्यासी निवेदन है कि आपने इन 5 रीति रिवाज अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार एक न एक सवाल एग्जाम में उठने आवे, तो ये जो एग्जाम में आवे इन्हें आपने मतलब कहते हैं ना एक अच्छी तरह से याद करना कि हाँ ये तो हमारे आप आसरो रीति रिवाज है, तो इस तरह से इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि हर बार इन्हीं में से एग्जाम में आते हैं। श्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब होगी आपकी देसी क्लास। तो बिल्कुल अब बात करते हैं प्रमुख रीति रिवाज, ठीक है। प्रमुख रीति रिवाज के अंतर्गत कुछ वैवाहिक रीति रिवाज भी हैं, ठीक है ना, या कुछ अपने जीवन के अंतर्गत जो अलग अलग रीति रिवाज है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामेला। सामेला, ठीक है ना। बताइए सामेला क्या होता है? आपने सुना होगा होमेलू करा है, अगर मारवाड़ी में आपने सुना है कि हाँ का हाले को होमेला रा प्रोग्राम हाले रही है। अब कहेंगे कि सोमेला मतलब सामेला होता क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए सामेला होता क्या है, क्योंकि इसका दूसरा अगर मैं एक वर्ड बताऊं तो इसको मधुपर्क भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको शायद पता होगा मधुपर्क। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि क्या प्रोग्राम चलते हो, होमेला प्रोग्राम आ ले रही हो, हाँ बिल्कुल ऐसा कहते हैं। हाँ विवाह के समय होता है, बिल्कुल विवाह के समय होता है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया क्या? वर के वधु के घर पहुंचने पर पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ना कि बारात आती है, तो जो वधु वाला है यानी जो लेडीज वाली पार्टी होती है वो वर वाले जो मतलब बाराती जो आते हैं ना, बाराती जब आते हैं तो वो सामेला का प्रोग्राम होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब
जब बाराती आते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं अपने वधू पक्ष के, वो उनका स्वागत करते हैं और शामेला का प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। और ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल बीदनी, हाँ बिल्कुल बीदनी को वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैसे लिखूँ, आप समझ जाइएगा कि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष का अभिवादन एवं स्वागत जो प्रथा है या रीति रिवाज है, कल्चर है, वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, हाँ अपने कह रहे हैं कि रमेश जी कह रहे हैं अंत्येष्टि यानी जीवन का अंतिम संस्कार। सबसे अंत्येष्टि होता है ना, जब हम कहते हैं कि बस वो बंदा ठीक है स्विच ऑफ हो गया है, तो उसका जो संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। तो शामेला आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं बिंदोली मतलब मारवाड़ी में कहते हैं वंदोली, क्या कहे वंदोली। आज तो भाई रे वंदोली है, यानी बड़ा डांस होगा, डीजे आएगी, डीजे वाली पार्टी होगी। अब डीजे कहेंगे कि भाई रनिंग डीजे है, खड़ा डीजे है, तो बंदोली से आपको समझ में आ गया होगा कि शादी से जस्ट एक दिन पहले ही धमा चौकड़ी होती है, डांस होता है, गाने वगैरह जो बजते हैं, तो उसी को कहते हैं बंदोली। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बंदोली यानी वैवाहिक नियत समय से पूर्व जो होते हैं मंगल गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। विवाह से एक दिन पूर्व, इसमें आप लिख सकते हैं नाच गाना, डांस प्रोग्राम या मांगलिक गीत। ओके, तो ये क्लियर है। आगे बात करें, बंदोली भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको तो लगभग पता है, लेकिन कोई होता है ना जैसे बाहर वाले लोग होते हैं जो सिटी में रहते वगैरह, तो उनको शायद ये छोटे मोटे जो रीति रिवाज है वो क्लियर नहीं हो पाते, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें मुकलावा के बारे में आपको पता होगा। अगर जिसको मैं एक और कहूँ मारवाड़ी में गोना। अब गौणे को एक और अच्छे से कहूँ तो कि भाई ओणो करावे, कई करावे, ओणो करावे। हाँ, अब ओणा से आप समझ गए होंगे, ओणा समझ गया ना। देखो पहले एक्शन में क्या होता था, सर मैं 3 दिन से विवाह में था, कल ही आया हूँ, इसलिए क्लास नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, अपनी क्लास रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा। और आप अगर विवाह में गए होंगे, तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर कोई लड़की छोटी एज में है, तो उनके घर वाले क्या करते थे, हाथों हाथ उसे ससुराल नहीं भेजते थे, उसे अपने ही शादी करवा के अपने घर में रखते थे। फिर जैसे ही वो परिपक्व हो जाती थी, तो एक संस्कार होता था गौणा वाला प्रोग्राम, जिसमें वापस उस वाली पार्ट पर बुलाया जाता था और एक संस्कार के द्वारा अपनी बेटी को साजो सामान के साथ ससुराल भेज दिया जाता था। तो ये गौणा होता है कि भाई कई प्रोग्राम, जैसे ओणारो प्रोग्राम है। आज के समय क्या होता है कि शादी के समय ही लड़की को ससुराल भेजने के लिए वो ओणे का प्रोग्राम भी रखा जाता है, जिसमें सभी ओणे में क्या होता है आपको पता होगा कि लड़की को ससुराल जा रही है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, वो सभी चीज़ें उसके साथ दी जाती है। कि बात करें कि भाई आज के समय तो काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना घर का पूरा सामान है उसके साथ दिया जाता है। तो ये होता है, इसको मुकलावा भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि भाई मुकलावा क्या होता है, ठीक है ना, ये आप समझ जाइएगा। तो मैं इसको आपके सामने लिख देता हूँ, जिससे शायद आप नोट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अवयस्क लड़की को वयस्क होने पर ससुराल भेजना। कहाँ भेजना, ससुराल गेंदा फूल देखा होगा, बिल्कुल। तोरण मारना, बिल्कुल, तोरण तो बिल्कुल शान की बात होती है। विंद राजा जब आता है लड़की के घर के मेन गेट पे, तो बड़े साहस के साथ वो तोरण पे कहते हैं ना टीसिया देता है। क्या देता है, मतलब जैसे ये तोरण है तो वो ऐसे करता है, तो वो तोरण मारना कहते हैं। बिल्कुल, वो अच्छी तो आपको पता होगी। मुकलावा आपको समझ में आ गया। अब बात करें, तोरण भी लगभग आपको पता होगा। एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बडार, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ बडार में आपको सिंपली ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बडार के साथ साथ मैं एक और शब्द आपको दे रहा हूँ, मोसर।
क्या दे रहा हूं, मोसर, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हथलेवो, हाँ हथलेवो ये भी संस्कार ही है। हथलेवे में आपको पता नाम क्या है, हथलेवा, हाथ पे हाथ रखना। मतलब आपको पता ना, वर और वधु के फेरे के समय, यानी वो कहते हैं ना फेरे लेते हैं ना, सातों जन्म साथ रहेंगे, वो फेरे जब लेते हैं तो उस फेरे से पहले वर और वधु दोनों का पंडित जी हाथ पे हाथ रखते हैं, बीच में सिक्का या जो भी रखते हैं। तो ये जो हाथ पे हाथ देने की जो रस्म होती है और ये जो फेरे से पहले होती है, इसको हथलेवा कहते हैं। बिल्कुल आप सभी का ये, बिल्कुल आप शादी ब्याह में जाए नहीं, आपको बिल्कुल ये ताज़ा ताज़ा याद है। चलो बढ़िया है। अब मेरा यहाँ से आपको कहने का तात्पर्य यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों से हर बार आपके बीएसटीसी में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि बड़ार क्या है और मोचर क्या है। दोनों को मैंने इसलिए साथ में लिखा है कि थोड़ा सा फर्क है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या फर्क है कि शादी ब्याह के समय, अगर आपको पता हो तो शादी ब्याह के समय जब सामूहिक भोजन होता है, जब सामूहिक भोजन होता है तो उसे कहते हैं बड़ार। कहते हैं ना कि भाई अगर स्पेशली बात करें तो आज के समय लोग क्या है कि जब शादी ब्याह होता है उससे ज़्यादा वो खाना कितने टाइम पे है, कब है और क्या खाने में है, बस वो ध्यान रखा जाता है। जैसे ही पत्रिका आती है, अरे भाई इन्हें पत्रिका में देखने कई कितने टाइम रो कितने बजे खानो है, तो बस वो ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं बढ़ार। क्या कहते हैं, बढ़ार। यानी हम कहेंगे मांगलिक समय में सामूहिक प्रतिभोज, मांगलिक समय में सामूहिक भोज। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, सामूहिक। ओके, अब बात करें, बिल्कुल रमेश जी कह रहे हैं कि पीटी सड़ाना। बिल्कुल पीटी सड़ाना ये भी एक रीति रिवाज है शादी से, ठीक है ना। पीटी सड़ाना, पीटी सड़ाना, ठीक है ना। अब ये क्या है आपको पता होगा। पीटी चढ़ाना यानी होता है ना कि शादी ब्याह से पहले दूल्हे को बड़ा रंगीन मिजाज और चमकीला बनाया जाता है कि भाई दूल्हा है वो अपने बारात का एक चेहरा होता है और वो आगे ससुराल में जा रहे वाला है तो उसकी चमक दमक होनी चाहिए। तो फिर वो जो नाई वगैरह होते हैं वो दूल्हे को तैयार करते, पीटी घिसते हैं, यानी हल्दी उबटन जो होता है, उबटन कहते हैं, वो उस दूल्हे के मालिश करके दूल्हे की चौंदरी को बढ़ाया जाता है। ये कहते हैं पीटी। क्या कहते हैं, पीटी, ठीक है ना। बिल्कुल, और इसमें हल्दी होती है, यस इसमें हल्दी होती है। और बिल्कुल यहाँ पर अभी कह रहे काकन बांधनो, ये भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, बड़ार तो मैंने आपको समझा दिया। अब मोशर, थोड़ा सा सैडली हो जाइए। मोशर का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु होने के बाद जो एक सामूहिक भोजन रखा जाता है उसे कहते हैं मोशर, ठीक है ना। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मोशर, ठीक है ना। ये मृत्यु भोज कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, मृत्यु भोज कह सकते हैं। डियर ध्यान रखिएगा, अब हमने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि आपके रेगुलर 8:30 बजे ही क्लास होगी। अब वो रेगुलर सामान्य ज्ञान की हो वो अलग अलग होती है, कभी रीजनिंग होती है, कभी सामान्य ज्ञान, कभी अलग अलग होगा। तो ये कंटिन्यू आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करें, इन दोनों में आपको समझ में आ गया, ये मांगलिक अवसर पर सामूहिक भोजन होता है, ये मृत्यु भोज के अवसर पर जो सामूहिक भोजन होता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोसर, मो 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 मृत्यु याद हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे बढ़ार यानी बधाई के लिए, तो बढ़ार शादी ब्याह बधाई हो गई, तो इसलिए आप याद रख लीजिएगा। तो आगे बात करें, जैसे कि अभी काकन डोर के बारे में अपने रमेश जी ने कहा है, तो बिल्कुल मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो नीचे लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम सब वही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। काकन डोर, तो काकनडोर के बारे में यस आपको पता होगा कि जब वो कहते हैं ना जुआ खेलते हैं, जुआ मतलब वो मियाँ और बीबी जो शादी हो जाते हैं तब वो एक जगह बैठते हैं और एक रस्म होती है, रीति रिवाज होता है, एक प्रथा होती है। जो इस प्रथा में क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक गेम खेलते हैं और गेम खिलाने के नाई जो है वो आते हैं और उस समय जो उनके यानी वधु और वर के एक डोरी जो बांधी जाती है पाँव या कलाई पर बांधी जाती है और ये उसकी एक मांगलिक निशानी होती है, तो उसे कहा जाता है कॉकन डोर। क्या कहा जाता है, कॉकन डोर। हाँ, एक दूसरे के खोलने, हाँ बिल्कुल। मैंने भी ये देखा है कि काफ़ी बार ये होता है कि एक गेम की तरह होता है, मतलब इंटरेस्टिंग होता है, पूरी भीड़ वहाँ पर देखने को लग जाती है कि हु इज़ द विनर,
कौन है जीतेगा, वधू जीतेगी या वर जीतेगा। तो वो जो वो क्या कहते हैं, जो बांधते हैं उसको एक झटके में खोलते हैं, और ये वाला जो प्रोग्राम होता है वो इसी में होता है। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर किरण जी कह रहे हैं कि दूल्हे को एक हाथ से वो काकन डोर खोलनी पड़ती है और दुल्हन को आज़ादी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात करें नेक्स्ट सावो, हाँ यस यस है सावो के बारे में भी। अब नेक्स्ट हम आगे बात करें तो एक यहाँ पर चलो मैं एक थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आगे हम बात करें। तो ये जो रीति रिवाज है आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में हम जो भी आज डिस्कस कर रहे हैं ना इनमें से ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, धैर्य से इस क्लास को जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझना है, और आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि अभी तक तो हम रीति रिवाज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं। इसके जस्ट बाद कुछ प्रथाओं के बारे में भी, प्रथा रीति रिवाज तो साथ में हो रहे हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आएगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीति रिवाज के अंदर जो आगे हम बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात करें। सबसे अब नागल एक जो रिवाज होता है नागल। अब आप कहेंगे सर नागल होता क्या है, नागल होता क्या, तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि जब कोई नया घर जब बनता है तो उसकी जो रस्म होती है ना उसे नागल कहते हैं, यानी नवीन गृह प्रवेश पर, नवीन गृह प्रवेश पर जो रिवाज होता है, ठीक है ना, या रीति जो होती है उसको नागल कहते हैं। याद रख लीजिएगा, नागल कहते हैं, ठीक है। हाँ रमेश जी, मोसर मैंने बता दिया, मूर्ति भोज, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोसर से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, जस्ट मैंने एक चीज और आपको बता दी थी, तोरण मारना, वो तो आपको पता होगा, अभी जस्ट बताया था, तोरण मारना, ठीक है ना, वर के द्वारा, यानी ही के द्वारा जब वह सी के यहाँ जाता है, यानी दूल्हा जब दुल्हन के यहाँ जाता है तो जो दुल्हन का जो घर होता है, ये दूल्हा दुल्हन के घर के यहाँ पे जो तोरण होता है उसके वहाँ पर ऐसे तिलक की तरह वो करता है, यानी टॉर्च लगाता है कि भाई हम यहाँ पे इस किले को जीत रहे हैं, तो ये तोरण मारना होता है। आगे बात करें, ये नेक्स्ट हो गया जो इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे उसी के ऊपर। एक आपको जैसे कुछ प्रथा हो तो हम कुछ विशिष्ट प्रथाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये तो कुछ अपने रीति रिवाज हो गए। अब प्रथा के ऊपर अगर बात करें, एक होता है नाथा। नाथा प्रथा क्या आपको सभी को पता होगा, बिल्कुल आप सभी को पता होगा नाथा प्रथा, या हम ऐसे कहते हैं नाता। नाता प्रथा के बारे में बताया ना कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, अब पति पत्नी है तो उनकी शादी ब्याह हो जाती है। शादी ब्याह हो जाने के बाद पत्नी को ये लगे कि पति मेरे लिए ठीक नहीं है, या कमा नहीं रहा, या उसमें कुछ कमियां जो भी है, तो पत्नी पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जब वह संबंध मतलब उनके साथ रहना लग जाती है, या उनके मतलब दूसरों के साथ शादी कर लेती है, या दूसरों के पास चली जाती है, तो वो नाता कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा विवाह करना। यस, दूसरा विवाह करना, ठीक है ना, समझ आ गया। जुआ जुवी, हाँ जुआ वाला तो मैंने बता दिया। तो ये नाता प्रथा समझ में आ गया। नाता प्रथा यानी प्रेजेंट पति को, वर्तमान जो हस्बैंड है उसको छोड़कर किसी अन्यत्र के साथ रहना और उनके साथ दूसरे के साथ शादी कर लेना, यहाँ पे नाता कहलाती है, ठीक है ना। और काफ़ी बार ये भी होता है कि अगर देखा जाए तो प्रेजेंट जो हस्बैंड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कारण भी जो वो महिला है वह किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित मतलब विवाह कर लेती है, तो ये भी नाते के अंदर आता है, ठीक है ना। एक तो लाइव है तब भी, या नहीं है तब भी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाला हो गया अपने, ठीक है ना। जो दूसरी जैसे इंपॉर्टेंट प्रथा की बात करें तो आपको पता होगा डावरिया प्रथा। आप सावरिया मत समझिएगा, डावरिया के बारे में आपको पता है ना कि पहले के समय क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे ना, राजा महाराजा, तो उनके समय क्या होता था कि मान लीजिए एक राजा की जैसे शादी हो रही है तो वो जब किसी से संबंध होता तो जब वो उस राजा की रानी जो होने वाली है वो उनके साथ उनके वहाँ पर आती थी, तो काफ़ी दासियाँ उनके साथ आती थी। समझ में आ रहा हो ना, कहने का मतलब है एक राजा की शादी हो रही है तो उसकी जो बनने वाली जो लुगाई है, जो रानी है, वह जब आती थी, यानी उसका जब राजा के साथ विवाह होता था तो वह जो रानी है, जो होने वाली रानी है, ठीक है ना, वो अपने साथ दासियां लेकर आती थी। उस दासियों को हम कहते हैं डावरिया। क्या कहते हैं, डावरिया प्रथा। समझ में आ जाएगा ना, डावरिया प्रथा, ठीक है ना। ये उस समय काफ़ी होता था, अब धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपको पता है
हम जैसे इम्पोर्टेंट आगे बढ़ी है, एक यहाँ पे बताया था दास प्रथा। हाँ बिल्कुल, दास प्रथा के बारे में भी यही हमें, देश में महिलाओं को भेंट, हाँ यस 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 यस, इसको आप ये भी कह सकते हैं, देश में महिलाओं को भेंट करना, ठीक है ना। यानी एक राजा, अगर बात करें, एक काफ़ी थोड़ा मतलब मान लीजिएगा कि एक राजा होता है, उसकी साड़ी होती है, तो उसके रानी तो आती है, लेकिन काफ़ी सारी दासियाँ भी उसके साथ आ जाती है, काफ़ी मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, डावरिया समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट प्रथा की बात करें, विशिष्ट प्रथा, तो आपको पता होगा केसरिया करना, इसके बारे में तो आप सभी को पता है, केसरिया करना, मजदूर या सागड़ी प्रथा, हाँ बिल्कुल वो भी बताएंगे। ये काम तो अभी अभी दुनिया औरतों के किरण जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए केसरिया करना, यस आपको पता है, केसरिया ये एक बहुत ही कहता ना सीरियस वाला एक टाइमिंग होता है, केसेज होता है। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है इतिहास, तो आप सभी को पता होगा कि क्या होता था कि जब दो पार्टियों में, जब मतलब दो राजाओं में जब लड़ाई होती थी, तो एक राजा को ये लग जाता था कि अब मेरी हार निश्चित है, या अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी जीत नहीं हो पाएगी, तो फिर वो राजा अपने सभी सैनिकों के साथ केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के लिए सामने वाली सेना पर टूट पड़ता था। यानी उसको पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उस समय, अंतिम समय में दुश्मन सेना पर टूट पड़ना, और उस समय जो ये प्रथा होती है केसरिया बांधना, वही यहाँ पर कहलाती है केसरिया प्रथा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अनुवादी बोलते, ओके। तो केसरिया करना आपको समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा अर्थ समझा देता हूँ ताकि आप समझ में आ सके। विजय की उम्मीद खत्म होने पर राजा एवं सेना द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर टूट पड़ना। अब टूट पड़ना किस पर? दुश्मनों पर टूट पड़ना। किस पर टूट पड़ना? दुश्मनों पर। तो इस तरह से अगर कहें तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रमेश जी कह रही है कि वीरता का परिचय, बिल्कुल, क्योंकि केसरिया मतलब अब मान लो कि सामने मौत है, फिर भी हम खड़े हैं, फिर भी हम खड़े हैं, क्योंकि यही एक वीरता का परिचय होता है, भाग जाना नहीं। तो ये वीरता का एक इंट्रोडक्शन भी करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूँ, जौहर। क्या बता देता हूँ? जौहर करना, क्योंकि ये आया तो जौहर करना, ये भी एक आपको पता होगा। ये वैसे पहले होता था राजा महाराजाओं के समय में, तो ध्यान रखिएगा। जौहर प्रथा के समय बात करें कि लड़ाई तो सैनिक करते थे। लड़ाई कौन करते थे? सैनिक, यानी ज़्यादातर यहाँ पर अगर बात करें तो मेंस यानी सैनिक होते थे, ठीक है ना। तो वे मानते थे कि अब उम्मीद खत्म होने वाली, तो केसरिया धारण करते थे। अब मान लीजिए पुरुष हैं, जो सेनापति सेना है, यानी जो आदमी हैं, वो लड़ाई में जा रहे हैं और मर रहे हैं, नहीं मरना निश्चित है, तो अब उसके पीछे जो लोगायां हैं, उनकी आबरू का क्या होगा, उनकी इज्जत का क्या होगा। तो उन्हें लगा कि हमारे पति देव अब इस केसरिया धारण किया, मतलब अब जीवन का अंतिम समय आया है, तो महिलाएं अपने आबरू, अपने सतीत्व और अपनी आबरू इज्जत को बचाए रखने के लिए वे दुश्मनों के हाथ में न पड़कर आग के हवाले हो जाते थे, यानी अपने आप को अग्नि के समक्ष समर्पण कर देना। तो ये कहलाती थी जौहर प्रथा, जो अपने राजस्थान में काफ़ी बार हुई है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जौहर कहाँ हुआ, ढाई शाखा कहाँ हुआ, अलग अलग जौहर प्रथा को शाखे भी कहते थे। तो ये अपनी जब आगे वाली क्लास आएगी तो उसमें डिटेल से बताएंगे कि सबसे पहले जौहर प्रथा कहाँ थी। लेकिन अभी यहाँ पे बात करें तो ये जो रीति रिवाज है, इसमें ध्यान रखिएगा, केसरिया और ये जौहर, ये दोनों ही वीरता को परिचय करते हैं, और ये आप सभी को पता है। हाँ बिल्कुल, क्लास को लाइक शेयर करते जाइएगा, बिल्कुल भी रुकिएगा मत, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम लिखते हैं महिलाओं द्वारा, ठीक है, महिलाओं द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए
अग्नि के समक्ष समर्पण हो जाना। बिल्कुल, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। जस्ट 5वीं जो प्रथा है वो थी सती प्रथा। बिल्कुल, सती प्रथा अभी रमेश जी बात कर ही रहे थे, तो सती प्रथा के बारे में भी आपको सब पता होगा। युद्ध में पुरुष शहीद होने के बाद महिलाओं के द्वारा अग्नि में प्रवेश करना। यस, बिल्कुल राइट। तो बात करते हैं अब सती प्रथा के बारे में। वैसे ये प्रथा है अब समाप्त कर दी गई, अब ये प्रथा नहीं है। ये क्या होता था कि पहले के समय एक्चुअल में ये होता था कि मान लीजिए एक वीर पुरुष है, वह सेना में भर्ती है और युद्ध करने चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीछे उसकी जो लुगाई है वह उसके पीछे पीछे उसके शरीर, उसके हस्बैंड जो होता था, पुरुष होता था, उसकी सत्ता पर ही वो बैठ जाती थी। यानी सिंपली हम कहें ना कि हाँ, यस, सिंपली अगर हम कहें तो एक जैसे हस्बैंड अगर मर जाता है तो महिला भी उसके साथ साथ उसकी कहते हैं ना वो जो जैसे जलाया जाता है पुरुष को, तो उसी के उस अग्नि में बैठ जाती थी। तो सती प्रथा कहलाती थी, यानी रानी द्वारा खुद को अग्नि में समर्पित करना। यस, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही मान लीजिए कि काफ़ी पहले क्या आता था, कुछ सतीत्व होती थी जो हमेशा अपने पति के साथ शहीद हो जाती थी, मतलब अग्नि में खुद को समर्पण कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये समय बदलता गया तो ये एक कहते हैं ना कि एक गलत प्रथा होगी, क्योंकि मजबूरन कोई स्त्री है अगर वो नहीं जाना सती नहीं होना चाहती है तो ये प्रथा उसके मजबूरन करती थी। तो इस यहाँ पर एक कहें तो ये एक गलत विकृति की ओर जा रही थी, तो फिर इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो अब जैसलमेर, चलो अब बात करते हैं। तो सती प्रथा की एक दो पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि सती प्रथा है वह सबसे पहले राजस्थान में बूंदी में इसको बैन किया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बूंदी के अंदर 1822 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट। तो ये सती प्रथा। अब बात करें कि वास्तविक रूप में इसको कब लीगली बंद कर दिया गया, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में, ठीक है ना, 1829 में जब विलियम बेंटिक था, उस समय कौन था, विलियम बेंटिक। तो उस समय जो विलियम बेंटिक जनरल था, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। तो उनके प्रयासों से, यानी इनकी जो भाभी जी है राजा राम मोहन राय की, वो शहीद हो गई थी, यानी सती हो गई थी। तो उन्हें ये बहुत ही लगा कि ये बहुत ही खराब रीति प्रथा है, तो इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चला और 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ एक इतिहास। आगे बात करें नंबर 6 से, वो ध्यान रखिएगा, जस्ट हम बात कर ही रहे। तो एक है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा, बिल्कुल समाधि प्रथा के बारे में अगर आपको पता है तो एक्चुअली क्या होता था कि कुछ महापुरुष है, महात्मा है, वो जीवित ही समाधि ले लेते थे, यानी अपने आप को जमीन के एक गड्ढे में डालकर उसके ऊपर पैक करवा देते थे और वे कहते थे हम भगवान से मिल रहे हैं। तो ये समाधि प्रथा होती थी, यानी उनके धर्म के या उसके प्रति एक सिस्टम हुआ करता था। तो ये जो समाधि प्रथा थी, इसको लेकर कहा गया कि ये एक ऐसी समाधि थी जिसके द्वारा अपने आप को मृत्यु के हवाले करना। तो जल समाधि भी होती थी और भूमि समाधि भी होती थी, लेकिन ये भी गलत था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। और सबसे पहले बात करें तो 1844 के अंतर्गत, ठीक है ना, 1844 जयपुर में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। 2.5 शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। यस, 2.5 शाखे कहने का मतलब है कि 2 बार तो पूरे हुए, लेकिन जो तीसरा जो हुआ था जौहर, ठीक है ना, तीसरा जो जौहर हुआ उसमें एक्चुअली क्या हुआ, 2.5 शाखे का रीजन यहाँ पर है कि पुरुषों ने अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया, केसरिया धारण कर दिया, लेकिन महिलाओं ने अपने आप को अग्नि के हवाले नहीं किया था। तो 2 तो पूरे हुए वहां पे शाखे, लेकिन जो तीसरा जो था वो आधा अधूरा रह गया, यानी पुरुषों ने केसरिया धारण किया, महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, ठीक है। तो समाधि प्रथा के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी तरह बात करें कन्यावध, ठीक है ना। ये भी एक पहले एक सिस्टम हुआ करता था, इसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि एक्चुअली में क्या होता था कि पहले ये माना जाता था कि कन्या है वो बोझ है, और इसके लिए मतलब एक कहते हैं ना सोच हो गई थी। इस सोच को बदलने के लिए कानून बना दिया गया, कन्यावध को रोकने के लिए एक कानून बना था, और वह बना था 1833 और 34 में। 1833 और 34 में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ताकि इसको रोका जाए। 1833 कोटा के अंतर्गत
और 1834 बूंदी के अंतर्गत कन्या वध को रोक दिया गया। ये गैर कानूनी सिस्टम था। यश रमेश जी तेजाजी की पत्नी पेमल भी सती हुई थी, क्योंकि पहले के जो सिद्ध पुरुष थे, जो वीर पुरुष थे, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी है वो उनके साथ उसी सता पर, उसी सीता पर सती हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में कलयुग का घोर ये दौर है और उस समय ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बदल रही है, लेकिन हमें अपना इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाज है वो पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हूँ, हर एक पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये जस्ट आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं डियर, और नेक्स्ट मुझे फटाफट, जैसे मैं लिखूं कोई भी एक रीति रिवाज तो उसके बारे में आप फटाफट से बताते जाइएगा, ताकि आपका और हमारा पढ़ने का रीति रिवाज, मतलब ये जो टॉपिक है वो मज़ेदार बन जाए। ठीक है, तो जस्ट हम आगे बात करते हैं। एक और मैं आपको लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा। जैसे आपने अभी जस्ट बात करी थी डाकन प्रथा। डाकन प्रथा के बारे में तो आप सभी को पता है, डाकन प्रथा के बारे में आप सभी को पता होगा। तो ये प्रथा भी काफ़ी मतलब खराब रीति रिवाज के तौर पे जानी जाती थी। तो फिर क्या हो गया 1853 के अंतर्गत बात करें उदयपुर में, कब? उदयपुर में, ठीक है ना, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। डाकन प्रथा में ऐसी व्यवस्था थी कि एक महिला के ऊपर गलत आरोप लगा दिया जाता था कि भाई ये भूत पिशाच के वश में है, ठीक है ना, यानी कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति या पिशाच प्रवृत्ति की हो गई है, ये अशुभ माना जाता था, उसे यातना दी जाती थी, उसे मारा जाता था, उसे पीटा जाता था, उसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाता था, कि इसे कहते थे कि भाई ये तो भूत डायन बन गई है। ऐसा कहके उस महिलाओं के सम्मान, अधिकार और हक का शोषण किया जाता था। तो इसको समाप्त कर दिया गया, डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि सभी को बराबर अधिकार है और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप किसी को इस तरह से समाज में बेइज्जती करें। तो डाकन प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप थी और इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आपको वैसे पता है बाल विवाह के बारे में, तो आपको पता है बाल विवाह, लेकिन मुझे बाल विवाह के बारे में आपको इसलिए बताना है कि बाल विवाह है वो कब रोका गया, क्योंकि आपको पता है छोटी एज में बच्चे और मतलब छोटी एज में लड़के और लड़कियों की शादी करवाना बाल विवाह कहलाता है। क्योंकि आपको बता रहा है 18 की तो हो लड़की और 21 का हो लड़का तो होता है सही उनका मिलन, लेकिन अगर उससे पहले हो रहा है तो वो बाल विवाह होगा। और ये बाल विवाह है वो गैर कानूनी घोषित किया गया, क्योंकि बिना उम्र परिपक्व के अगर उनके संबंध बनाए जाए तो समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है। तो बाल विवाह को हरविलास शारदा के प्रयासों से इसको बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया। तो ये शुरुआत में ध्यान रखिएगा 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से, और इसको ही शारदा एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? शारदा एक्ट के रूप में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाल विवाह को रोक दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें कि बाल विवाह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर है विधवा विवाह। ये एक प्रथा है वो शुरू हुई कि भाई यंग एज में अगर पति की मृत्यु हो जाती तो महिलाएं हैं वो मजबूरन पूरी जिंदगी है वो वहीं पे रहना पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत था। तो फिर क्या हुआ कि अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसका पुनः विवाह करवाया जाता है, तो उसे कहते हैं विधवा विवाह। और ये समाज के लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी सही एक सकारात्मक सोच की तरह काम में आया। तो जो विधवा विवाह की जैसे बात करें तो विधवा विवाह के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ अगर ध्यान रखें तो विधवा विवाह का जो अधिनियम बना था वो 1856 में बना। और ये किन के प्रयासों से हुआ? तो श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि इनका ही बच्चे को इन्होंने विधवा के साथ विवाह करवाकर एक समाज में एक कहते हैं ना कि एक प्रेरणा के रूप में या एक हकीकत के रूप में ये कार्य किया था। तो विधवा विवाह है वो एक प्रथा है, वो आपको समझ जाना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, अगर आपको पता है तो बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा तो आपको पता होगी। सागड़ी प्रथा भी आपको लगभग पता होगी। सागड़ी प्रथा के बारे में अगर आपको पता है तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए जैसे पिताजी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने लोन ले लिया, लेकिन आगे वाले उस महाजन ने क्या कर दिया कि ऐसा कर टैक्स लगा दिया कि वो पूरी उम्र कमाया लेकिन फिर भी उसका सुकता नहीं चुका पाया। तो फिर उस आदमी के जो बच्चे हैं वो भी उस जमींदार के अंडर में काम करते हैं और इस तरह से फिर भी वो ब्याज पे ब्याज चढ़ता है और जो उधार लिया था वो चुका नहीं पाया। तो इस तरह से ये बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा है वो चलती आती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझाया रीति रिवाज और प्रथा के बारे में। रीति रिवाज और प्रथा के बारे में ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बता देता हूँ जो शायद आपको ध्यान रखिएगा
क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत आ सकते हैं। मेरा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं कमल, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो अब बात करते हैं वेशभूषा के ऊपर, वेशभूषा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं वेशभूषा के ऊपर बताऊं आपको, तो उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं वेशभूषा के बारे में बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं कुछ 4-5 शब्द लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या आप वो जानते हैं, क्या आप वो जानते हैं। पहला है लुका छिपी, पहला शब्द है लुका छिपी। अगर आप जानते हैं तो यस लिखिएगा। छोटा दड़ी, छोटा दड़ी। सर क्लास कहाँ से चलती है? क्लास डियर अपने आहोर, आहोर के अंदर भी उम्मेदपुर जो मेरा प्रॉपर है वहां से। तो मुझे ये बताइएगा क्या आप इनको जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस आप बताइएगा, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट है दाल कुदावणी, दाल कुदावणी। इसके अलावा नेक्स्ट आपके सामने अगर आता है कभी एक और आता है मारदड़ी, मारदड़ी, मारदड़ी। अगर आपको सभी को पता है मैं जो लिख रहा हूं तो बिल्कुल यस लिखिए कमेंट में। सितोलिया, सितोलिया, यस यस यस, आपको पता होगा, मुझे लग रहा है आपको पता होगा। कच्छे, गिली डंडा, कच्छे, गिली डंडा। और नेक्स्ट जैसे बताएं तो आपको पता होगा, नेक्स्ट अगर देखें तो संगापो। तो ये सब क्या है? हाँ जानते हैं सर, ये सभी खेल है। क्या बात है, ये सभी खेल हैं। तो एक बार एग्जाम में ये आया था, एक्चुअल में हम जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने गए थे तो हमारे सामने ये शब्द आया था कि मारदड़ी क्या है। आपको पता है मारदड़ी क्या होती है? बिल्कुल, मार यानी मारो, एक दड़ी यानी जो बॉल होती है ना उसको मारवाड़ में दट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? दट्टी, दट्टी कहते हैं, हम भी जानते हैं इसको। तो वो एक कपड़े की बनी होती है और उसको क्या कहते हैं, वो गेम की तरह एक के ऊपर फेंक के उसके मारा जाता है। तो ये जो दड़ी होती है यानी मारने के लिए होती है, इसलिए इसको कहते हैं मार दड़ी। क्या कहते हैं? मार दड़ी कहते हैं। बहुत खेला है सर बचपन में, क्या बात है, बहुत खेला है। बिल्कुल ये गेम ही अच्छे। लुका छिपी आपको पता होगा, हेड एंड शेक होता है ना वो। और छोटा दड़ी ये भी उसी गेम की तरह होती है लेकिन छोटी होती है, यानी कि क्या, दाल कुदावनी यानी वो जंप करना, जंप करते ना, जंप करते हैं, आपको पता होगा छोटे छोटे अगर गेम खेले हैं। इसके अलावा हो गया सितोलिया, सितोलिया आपको पता है ना, इस तरह से पत्थर रखे होते हैं, ये सभी पत्थर। या फिर एक यहाँ पे खड़ा व्यक्ति है वो बॉल फेंकता है, क्या फेंकता है? बॉल, और ये गिरता है और फिर वापस वो बॉल पकड़ते हैं जिसको जमाना होता है। सितोलिया आई थिंक आप सभी को ये तो पता होगा, मजेदार गेम होते हैं कच्चे और गिल्ली डंडा। तो ये चलो, तो मैंने आपको ऐसे जनरली बता दिया। अब हम बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। हम अंतिम समय पे आ गए अपनी क्लास को, इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। तो कुछ वेशभूषा यानी अपने राजस्थानी वेशभूषा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जनरली पता है तो वेशभूषा के बारे में आपको बता देते हैं, और वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलो वेशभूषा को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ रीति रिवाज स्पेशली बता देता हूँ। 2-4 शब्द ऐसे तो मैंने पूरे बता दिए, लेकिन एक और आप बता देता हूँ। एक आप मुझे ये बताइए टीका क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइए टीका क्या होता है? आप सभी को पता होगा टीका क्या होता है। टीका क्या होता है? पीटी क्या होता है? ठीक है ना, जल्दी बताइए। फेरा, रेक, क्योंकि मैं इसको जल्दी से बताऊंगा इसलिए आप जल्दी से आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तलवार बधाई, तलवार बधाई, तलवार बधाई आप सभी को पता है। दहेज, हाँ बिल्कुल ये दहेज की कैटेगरी में आ सकता है, आपने सही कहा है। नेक्स्ट होता है ताजिम, नेक्स्ट है ताजिम। इसके अलावा जो फटाफट नोट कर रहा हूं मुझे बताइएगा, मिसल, मिसल, मिसल आप ध्यान रखिएगा। खालसा भूमि, खालसा भूमि। एक होता है कुंता, ठीक है ना वो। ओके, तो अब फटाफट से देखिए बात करते हैं कि टीका क्या होता है। जैसे वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष से नाता जोड़ने के लिए यानी सगाई करते ना, तो पहले के समय जो सवर्ण जातियाँ होती थी उनमें वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को चयन करते समय उनको दहेज के रूप में यानी ज़्यादा पैसा देकर उसे संबंध फिक्स करना टीका कहलाता था, ठीक है।
तो ये आप समझ जाइएगा। पीटी, पीटी से पता है शादी ब्याह के समय स्त्री पुरुष को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए उसे एक उबटन हल्दी का घिसाव, हल्दी घिस के उसको गोरा किया जाता है, पीटी। सर बीपी तूफान आ रहा है सर जी। एनके व्लॉग बिल्कुल आ रहा है, हवा थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ पे आसपास से गुजर रही है, शायद आपने ही तो नहीं भेजी। बात करते पीटी। फेरा, फेरा तो पता होगा, सातों जन्म साथ निभाएंगे, यानी सात फेरे के सातों वचन, यानी वो फेरे स्त्री पुरुष जो है वो शादी ब्याह के समय अग्नि के समक्ष फेरे खाते हैं, वो फेरा। रेक, रेक आपको पता होगा बधाई के समय, अगर आपने इसको देखा है, आपको पता हो पहले तो ये एक, लेकिन काफ़ी बार एक रेक वो भी होता है कि एक ये भूमि मापदंड के रूप में होता है, यानी भूमि का माप पैमाना करके ऊपर उसके जो तय करना जो राशि होती है वो रेक कहलाती है। तलवार बधाई, तलवार बधाई यानी नया जमींदार, एक जमींदार समाप्त चला जाता है या वो मर जाता है तो उसके बदले नया जो जमींदार बनता है तो उसे बधाई के रूप में, उसे तलवार बधाई के रूप में कुछ शुल्क अदा करना होता है, तो ये तलवार बधाई कहलाती है। ताजिम, ताजिम का मतलब होता है कि राजा के दरबार में कुछ सम्मानजनक जो सामंत होते थे वो जब दरबार में आते तो राजा उनके सम्मान के लिए खड़ा होता था, तो ये कहलाता था ताजिम। क्या कहलाता है? ताजिम कहलाता है। फिर बात करें मिसल, मिसल, यस यस यस, मिसल के बारे में आप सभी को पता होगा क्योंकि मिसल के बारे में एग्जाम में आया हुआ है। तो यह मिसल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजा बैठा है और यहाँ पर सभी दरबारी बैठते, क्या बैठते हैं? दरबारी। तो ये राजा के समक्ष जो दरबारियों की ये जो बैठने की जो व्यवस्था है इसी को मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। तो ये एक वापिस रीति रिवाज में कुछ छोटे छोटे शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। अब हम बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। ध्यान रखिएगा, वेशभूषा को फटाफट से हम क्लियर कर रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक शायद मैंने आपको यहाँ पे तक कुंता नहीं बताया था, कुंता, ठीक है ना, तो कुंता के बारे में समझ लीजिए। वापिस बता रहा हूँ, कुंता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक खेत में जमीन, एक खेत है उसमें फसल खड़ी है, तो फसल खड़ी है उसको देख के उसके ऊपर कर टैक्स है वो तय करना कुंता कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंता कहलाता है। तो चलो अब बात करते हैं वेशभूषा के बारे में, ठीक है। तो वेशभूषा के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पुरुषों की वेशभूषा के बारे में बात करें, पुरुषों की, ठीक है ना। तो पुरुषों की वेशभूषा के बारे में बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनकी कुछ अलग होती है। पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो इसमें होता है एक तो पगड़ी, क्या होता है? पगड़ी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पगड़ी होता है। यहाँ पे तूफान है वो शायद आ चुका है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास हो सकता है बीच में डिस्टर्ब हो जाए। फिलहाल हम देखते हैं पुरुषों की एक तो होते पगड़ी, जो आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में आपको फोटो भी लगवाया है अगर आपने पगड़ी देखी है। तो पुरुषों की अगर वेशभूषा में बात करें तो पगड़ी, पगड़ी को पाग भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि भाई पाग से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखिएगा पाग क्या होता है? पगड़ी होती है, जिसको पेचा या बागा भी कहते हैं। पेचा, बागा या सापा, ठीक है ना। तो ये पगड़ी के अलग अलग नाम है, कोई भी नाम पूछा जा सकता है पुरुषों के अंतर्गत बात करें। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, पुरुषों के अंदर ही एक होते अंगर की, अंगर की ये भी पुरुषों का एक वस्त्र है। अगर बात करें कहाँ पहना जाता है तो शरीर के ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में। इसको बगतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बगतरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर मुझे तूफान बारिश आती तब अच्छा लगता है, हमारे पता नहीं यहाँ आता ही नहीं, क्यों नहीं आता है? आप क्या कहीं मतलब अंतरिक्ष में क्या, जो आपको एहसास नहीं है? बिल्कुल आ रहा है और हमारे यहाँ पर भी मतलब मौसम बड़ा बेईमान हो चुका है, लेकिन हम डटे हैं अपनी क्लास को लेकर और आपके समक्ष बात कर रहे हैं वेशभूषा के बारे में। तो पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो अंगर की होती है, वो शरीर का एक, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, ठीक है ना, ऊपरी भाग के ऊपर, जिसको बगदरी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें एक नेक्स्ट होता है अचकन। अचकन, अब जैसे बात करें अचकन तो अचकन के बारे में पता होगा, ये अंगरकी के ऊपर के, मतलब अंगरकी जो होती है ना, ये जैसे बात करें इसके ऊपर पहने जाने वाला, अंगरकी के ऊपर पहने जाने वाला ये वस्त्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो इसी तरह है धोती। आई नो आप सभी को पता होगा धोती, ठीक है ना, धोती के बारे में पता होगा, लंबी सी वाइट कलर की होती है जो कमर के नीचे जो पहनी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें चुगा या छोगा, छोगा याद रखिए, छोगे से आपको याद रह जाएगा
यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिख दूँ, शरीर के नीचे मतलब कमर के नीचे पहने जाने वाली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर मैं जयपुर से हूँ, जैसलमेर नहीं हूँ, इसलिए सर मैं जयपुर में हूँ, जैसलमेर नहीं हूँ, ये जयपुर में तो नहीं आ रहा है। क्यों, जयपुर में भी बहुत बार आती है। चलो इस बार आइडेंटिफाई करेंगे और आपके लिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ का तूफान आपको भेज दिया जाए। तो एंजॉय लीजिएगा, जस्ट आपके लिए भी जयपुर में धमाचांग होने वाला है। तो बात करें छोगा, चौके के बारे में जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो छोगा के अगरकी के ऊपर पहना जाने वाला अस्त्र होता है, ये भी अगरकी के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है अगरकी, पुरुषों की ही बात करें। इसके अलावा बात करें, आपको पता होगा पायजामा, पायजामा मतलब ये एक पैंट की तरह होता है लेकिन थोड़ा ढीला ढाला होता है, ठीक है ना, और ये कमर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र होता है पायजामा। और इसके अलावा बात करें ब्रीजेस या ब्रीजेस, ये भी एक पायजामे की तरह लेकिन थोड़ा अलग यूनिक स्टाइल में होता है, यानी ऊपर से तो फैलाव होता है और नीचे से वो चूड़ीदार होता है। तो ये ब्रिजेस होता है, ब्रिजेस पैंट होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें और जो अपने पुरुष के वस्त्रों में आते हैं, एक है पचेवड़ा। पचेवड़ा, पचेवड़ा के बारे में देखो, ध्यान रखिएगा कि सर्दी के बचाव हेतु, सर्दी के बचाव हेतु पुरुषों के द्वारा जो चादर के रूप में जो लपेटा जाता है ना, उसको कहते हैं पछेवड़ा, ठीक है ना। हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, चादर लिख देते हैं जिससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। पुरुषों के द्वारा एक ओढ़ने, सर्दी के समय जब ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होता है पुरुषों के द्वारा, उसे कहते हैं पछेवड़ा, ठीक है। इसके अलावा बात करें कमरबंद या पटका, कमर बंद या पटका, पटका मतलब पटकना नहीं, कमरबंद यानी कमर पे जो पुरुषों के द्वारा जो बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है, आपने देखा होगा अपने आदिवासी भाइयों के जो कमर पे जो बंधा होता है उसे कहते हैं कमरबंद, ठीक है ना। यहाँ पे शादी के समय दूल्हे को जब वो उसका जो चूड़ा है वो यहाँ पे बांधा जाता था, उस समय जो पहनाया जाता है वो भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें लास्टली, जब आप आत्म सुख, आत्म सुख, ठीक है ना। आत्म सुख के बारे में ध्यान रखिएगा, ये सर्दी के समय, तेज जब सर्दी होती है उस समय ये ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेशभूषा के ऊपर, महिलाओं की वेशभूषा के बारे में। हम क्लास को थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो है तो मजा नहीं आएगा, इसलिए फटाफट से आपके एग्जाम के लिए जो भी है वो जटाजट से हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं वेशभूषा के बारे में महिला के, ठीक है ना, कि भाई महिलाएं की वेशभूषा के तौर पे राजस्थानी महिलाएं क्या पहनती हैं, उसकी बात करें, ठीक है ना। तो जस्ट इनली आपको पता ही होगा, जनरली आप अपने लोकली हैं तो सर बहुत अलग अलग वस्त्र हैं सर जी जी बिल्कुल अलग है, लेकिन आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अनुभव होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही आगे सफल होता है जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो, अनुभव हो, क्योंकि अनुभव काफ़ी आगे ले जाता है। तो बिल्कुल एनके जी, बिल्कुल आपको हर एक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कुर्ती, आई थिंक आपको पता होगा कुर्ती, ये कमर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुर्ती कुर्ती देख लीजिएगा कुर्ती के बारे में, ठीक है ना। कुर्ती, हाँ यस, ये ऊपरी भाग पर होती है कुर्ती, आपको पता हो तो, ठीक है ना। जैसे वो पंजाबी जो ड्रेस वगैरह पहनते हैं ना, तो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो उसे कुर्ती कहते हैं। इसके अलावा जो ऊपरी भाग में पहना जाता है कांचली, कांचली, ठीक है ना, ये भी ऊपरी भाग में होता है, लेकिन जो है वो कमर है वो वहाँ तक थोड़ा नीचे खुला रहता है। कांचली अगर आप देखें तो पहले के समय जो दादी माँ वगैरह जो पहनती थी वो कांचली का यूज करती थी, अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। कांचली ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो निचले भाग की बात करें, मतलब कमर के नीचे जो पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, घाघरा, ये आपने घूमर का नृत्य होता है उस समय आपने देखा होता, घूमर के समय जो राउंड जो बनता है वो जो कमर के नीचे घाघरा, उसका ये काफ़ी पॉपुलर है और मतलब ये महिलाओं के प्रमुख वस्त्र के रूप में काउंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें जो शरीर को ढकने, मतलब सिर को ढकने के लिए होती है ओढ़नी, क्या होती है, ओढ़नी होती है, और ये तो पॉपुलर आप सभी को बताएं। ओढ़नी को लुंगड़ी या साड़ी, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ओढ़नी, लुंगड़ी, और एक होती है साड़ी।
साड़ी है वह अगर देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक पूरा वस्त्र बन जाता है, शरीर से सभी मतलब कवर अप कर लेता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। इसके बारे में ये लगभग मैंने आपको सिंपली बता दिए हैं जो लगभग आप सभी को पता होगा कि यही होते हैं। बाकी तो इंटरनली आउटली और भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब देखा जाए तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और आज की जो क्लास में जो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बताया है वो अपने एग्ज़ाम के अंतर्गत पेपर में आएगा, आप लिख के लीजिएगा कि भाई इस समय आज के दिन जो सर ने कहा है क्या हकीकत में ऐसा होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये होता है। अब देखो ये जो ओढ़नी की जब बात आई है ना, तो 2-3 तरह की ओढ़नी होती है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, इसके बाद अपनी जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, आदिवासी वस्त्रों में ओढ़नी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अलग अलग टाइप की जो ओढ़नी होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो उनकी अलग अलग साड़ियाँ वगैरह होती है, कट की रेनाई होगी है। लेकिन अब ओढ़नी की बात करें तो एक होती है ज्वार भात की ओढ़नी। देखो एग्जाम में क्या आएगा कि भाई ये ओढ़नी कहाँ की है, कौन पहनते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, एक तो होती है ज्वार भात की ओढ़नी। अगर आपको पता है तो ज्वार भात की ओढ़नी को अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सिंपली ध्यान रखिएगा कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा ये पहनी जाती है। सफ़ेद रंग की ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदियां हैं वो जमीन और लाल रंग की बूटियों से बनती है। ठीक है ना, ज्वार भात की मतलब ज्वार जो एक होता है ना, जो आपको पता होगा ज्वार मतलब जो पौधा होता है उसकी डिजाइन है वो उस ओढ़नी पे होती है और लाल और सफ़ेद रंग का यूज किया जाता है। सफ़ेद एवं लाल रंग का यूज होता है। ठीक है ना, ये अगर पूछा जाए तो 2 रंग यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ज्वार भात की ओढ़नी आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करें नेक्स्ट जो ओढ़नी होती है लहर भात की ओढ़नी। लहर भात की ओढ़नी, अब इसमें देखो इसमें भी ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले कि ज्वार भात की तरह ही होती है। ठीक है ना, इसमें बिंदियों से लहरिया बना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो बिंदियाँ होती है, लेकिन इसमें बिंदियाँ हैं वो ऐसे होती है, लहर की तरह बिंदियाँ होती है। कैसे होती है, लहर की तरह। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है लहर भात की ओढ़नी। यानी इसमें उस ओढ़नी पर बिंदी है वो डिजाइन होती है लेकिन लहर की तरह होती है। ठीक है, आगे बात करें एक और जो ओढ़नी होती है उसके बारे में बात करें तो केरी भात की ओढ़नी। केरी भात की ओढ़नी, अब सर कहेंगे केरी बात की ओढ़नी क्या है, हम इसको कैसे याद रखें, तो ध्यान रखिएगा कि केरी बात की जो ओढ़नी है इसमें जो विशेषता ये है कि लाल और सफ़ेद रंग का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो जमीन पर यानी ज्वार भात जैसी बिंदियाँ होती है, जमीन लाल रंग की और बिंदियाँ सफ़ेद रंग की होती है। जैसे मान लीजिए ये एक ओढ़नी है। ठीक है, तब इस ओढ़नी है तो इसका जो किनारा जो होता है, इसका जो किनारा होता है और इसके अंदर जो बिंदियाँ होती है इन दोनों में अलग अलग होता है। अगर इस ओढ़नी की किनारों की बात करें, ठीक है ना, तो किनारों की बात करें तो सिंपली ध्यान रखना जमीनी लाल रंग की होती है और बिंदियाँ है वो वाइट रंग की होती है या वाइट या पीले रंग की होती है। तो ये कैरी भात की ओढ़नी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते तारा भात की ओढ़नी। लास्ट तारा भात की ओढ़नी। ठीक है ना, तारा भात की ओढ़नी के बारे में ध्यान रखिएगा कि आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ये ओढ़नी है और जमीनी भूली लाल रंग की होती है और इस पर जो काला षटकोणीय आकृति वाले तारे बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ओढ़नी होती है तो इसमें ऐसे तारे बने होते हैं और ये आदिवासी महिलाओं की जो ओढ़नी होती है जिसमें लाल रंग का भी यूज किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक आदिवासी महिलाओं में एक वस्त्र होता है कटकी। ठीक है, लास्ट में बता देता हूँ कटकी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये अविवाहित युवतियाँ जो बालिकाएं होती है वह ये ओढ़नी पहनती है। इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहती है। जमीनी लाल या काले सफ़ेद रंग की बूटियाँ इसमें जोड़ी जाती है। यानी जो आदिवासी महिलाएं जिनकी जो लड़कियां हैं जिनके भी शादी नहीं हुई है तो उनके द्वारा जो ओढ़नी जो धारण की जाती है उसे कटकी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास थी लगभग वो घंटे भर की होगी, लेकिन आप श्योरिटी याद रखिएगा इसमें आज की क्लास में वो मैंने सब कुछ बता दिया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। मैंने बहुत ही फेमस रीति रिवाज बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पॉपुलर हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं और एक बार आने वाले हैं वो भी बता दिए। कुछ प्रथाएं हैं पॉपुलर और लास्ट में मैंने बता दिए वेशभूषा। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी अगर आपने शुरुआत से एंड तक देखी है। अगर आप ये 20 में जुड़े हैं इस क्लास के तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस क्लास को वापस शुरू से देखें
क्योंकि देखने से ही आपको समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस क्लास को समाप्त करने का समय आ गया है, यानी आपसे विदा लेने का। तो बिल्कुल कल भी आएगा, क्योंकि अपनी क्लास अब रेगुलर 8:30 बजे लगती है। ये एक फिक्स टाइम कर दिया गया है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं काफ़ी जने के साथ, आप कब कितने समय क्लास कितने टाइम पे लगा देते हो फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम आ नहीं पाते, ज्वाइन नहीं कर पाते। इसलिए हम टाइम फिक्स कर दिया है कि 8:30 के समक्ष आपके सामने लाइव आते हैं रेगुलरली। तो जुड़ेंगे आपसे वापस कल, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप इस अपनी क्लास को अपने मित्रों को, सहयोगियों को शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज की सभी अपडेट क्लास के लिए। तो बिल्कुल इनके लोग बिजली चमक गई, यस यस, जस्ट आपने कहा और इधर बिजली चमक गई है। तो बिल्कुल अब विदा लेने का समय आ गया है। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।